गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्रॉप क्लासरूम। मेरा नाम प्रवीण सिंह और आप सब लोगों को पता है अपन पढ़ रहे हैं राइस क्रॉप। अभी तक अपन ने राइस से रिलेटेड दो क्लासेस अपन ने कंप्लीट कर ली है। ये अपनी है थर्ड क्लास। अभी तक अपन ने दो क्लासेस में क्या क्या पढ़ा, इसका अपन जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर अपन थर्ड क्लास की ओर लौटते हैं। और इस क्लास में अपना टारगेट रहेगा राइस क्रॉप है उसको कंप्लीट कवर करना है। सबसे पहले अपन देखा था अपन ने सिलेबस, जिसमें अपन ने देखा है कि हमारे जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का जो सिलेबस लग रहा है उसमें एग्रोनॉमी ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सीरियल क्रॉप, फिर अपने को पढ़ना है पल्सेज, फिर ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, फॉरेज क्रॉप, शुगर केन, शुगर बीट और पोटैटो। इन सब की अपने को स्टडी करनी है। तो इसीलिए अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहले फर्स्ट सीरियल क्रॉप, जिसका नाम क्या है राइस। सबसे पहले अपन ने इसका साइंटिफिक नेम देखा जो अपने ओराइजा सेटाइवा होता है। फिर फैमिली देखा, ओरिजिन, प्लेस, टेस्ट, वेट, इन सब के बारे में अपने देखा। फिर अपन ने देखा कि इसका एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन। राइस क्रॉप है, अपने को पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, चाइना में होता है। और एरिया में अगर अपन देखें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर आता है, और प्रोडक्टिविटी में अपने ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पर आता है। वहीं अपन ने देखा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ पर, तेलंगाना में। और तेलंगाना के बाद में फिर अपन ने देखा था कहाँ होता है, यूपी में। वहीं एरिया में फर्स्ट रैंक पर यूपी आता है, और प्रोडक्टिविटी में अपने पंजाब। नेक्स्ट अपन ने देखा राइस के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशन कंटेंट पाया जाता है। तो अपन ने देख रखा है कि राइस में क्या होता है, अपने लेस प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। केवल 6 to 7% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। फैट 2 to 2.5% पाया जाता है। बट फिर भी इसके अंदर मेनली लाइसिन कंटेंट है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हमने देखा राइस के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है वो होता है ओराइजिन। नेक्स्ट अपन ने देखा राइस के प्लांट के बारे में, राइस का इन्फ्लोरेंस के बारे में देखा, पेनिकल टाइप का होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन। अपन ने देखा है कि राइस के अंदर टोटल 24 स्पीसीज होती है, जिसमें से 2 वाइल्ड स्पीसीज है, 22 अपने क्या है वाइल्ड स्पीसीज है, और 2 अपने कल्टिवेटेड है। और कल्टिवेटेड कौन कौन सी है, ओराइजा सेटाइवा है और ओराइजा ग्लेबेरिमा है। इन सब की अपन ने अच्छे से स्टडी की थी। ओराइजा सेटाइवा के बारे में पढ़ा और ओराइजा ग्लेबेरिमा के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने देखा डिफरेंट डिफरेंट राइस की वैरायटीज़ के बारे में। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन देखे, जैसे अपने CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपने कटक उड़ीसा में 1946 में आता है। हमने देखा IRRI, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, लॉस बेनोस, फिलीपींस में है। फर्स्ट AICRP जो अपने राइस का है वो अपने राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्टार्ट हो गया था 1965 में। बट अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट AICRP कौन सी क्रॉप पर स्टार्ट होता है, तो वो मेज पर होता है, 1957 में स्टार्ट होता है। अपन ने देखा राइस की कुछ वेराइटीज़, जैसे अपने इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेराइटी का नाम क्या है, TN1 है। नेक्स्ट अपन ने देखा IR8, IR36, जया, पद्मा और रत्ना वेराइटी के बारे में। हाइब्रिड राइस के बारे में देखा कि वर्ल्ड में जो हाइब्रिड राइस के फादर है वो कौन है, प्रोफेसर योंगलोंग पिंग है। वहीं अपने इंडिया में कौन है, PE सिद्दीकी है, जो हाइब्रिड राइस के फादर है। हमने बासमती राइस के बारे में भी पढ़ा है। उसके अलावा अपन ने कुछ अदर वेराइटीज़ है उनके बारे में अपन ने स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में। राइस मेनली अपने C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, हॉट हॉट और ह्यूमिड इसको क्लाइमेट मेनली चाहिए होता है। सोइल के बारे में अपन ने पढ़ा, सोविंग के बारे में देखा अपन ने। ठीक है, उसके अलावा अपन ने पढ़ा असमन और बोरो, तीनों प्रकार का जो सीजन होता है राइस के, उनकी अपन ने स्टडी की, तीनों के बीच में अपन ने कंपेरिजन किया। नेक्स्ट अपन ने देखा राइस के लिए जो सीड रेट है, डायरेक्ट अगर अपन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो 100 किलोग्राम, ड्रिलिंग कर रहे हो तो 60 किलोग्राम, हाइब्रिड राइस में 15 किलोग्राम, डेपोंग मेथड में 3 to 4 पर मीटर स्क्वायर, या फिर अपन बोल सकते हैं 75 to 120 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन में अपन ने पढ़ा कि 5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर, एरोबिक राइस सिस्टम में 30 to 35 किलोग्राम, और ट्रांसप्लांटेड जो बासमती राइस है उसके लिए 35 to 40 kg, और ड्यूरम सीडलर के लिए 30 to 40 kg अपने
सीड रेट चाहिए होती है। ये सारी सीड रेट है वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है, इसका नाम क्या है, नर्सरी टेक्निक्स। सबसे पहले अपन देखते हैं, इन जनरल द नर्सरी एरिया इज 1000 मीटर स्क्वायर, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, 0.10 हेक्टेयर, या 10% ऑफ द मेन फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो राइस के लिए अगर अपन देखें तो जैसे अपने जैसे ये 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, 1 हेक्टेयर आपके पास में लैंड है, तो उसका 0.1%, मतलब कि जो 10% है, 10% एरिया है, वो किसके लिए अपने को लेना पड़ेगा, नर्सरी के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, द वेट बेड नर्सरी, एक जो वेट बेड नर्सरी होती है उसके लिए सीड रेट कितनी चाहिए होती है, 40 to 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। वहीं अगर अपन देखें, इस जो सीडलिंग है उसका ट्रांसप्लांटेशन अपने को कितने दिन में करना होगा, 20 to 25 डेज के अंदर अपने को ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए, राइस के अंदर जो नर्सरी लेते हैं अपन, उसके लिए सीड वेट कितनी रखी जाती है, 40 to 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। साथ में अगर अपन जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं सीड्स का, तो अपने को 20 to 25 डेज में अपन क्या कर लेते हैं, नॉर्मल अपन ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं राइस में। नेक्स्ट अपन ने देखा है, द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस सीडलिंग शुड बी डन एट द 3 to 4 लीफ स्टेज। जब देखो प्लांट है ना, प्लांट में 3 to 4 लीफ स्टेज आ जाए, या तो 3 लीफ बन जाए या फिर क्या बन जाए, 4 लीफ बन जाए। 3 to 4 लीफ स्टेज बन जाए तब अब क्या किया जाता है, प्लांट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसप्लांटिंग कब किया जाएगा, जब प्लांट्स में 3 to 4 लीफ स्टेज आ जाए। तो नॉर्मल नर्सरी के बारे में अपने देख लिया। एक स्पेशल नर्सरी होती है, इसका नाम क्या है, डेपोंग नर्सरी, जिसको अपन मेट मेथड भी बोलते हैं। क्या होता है अपने, देखो, डेपोंग नर्सरी या मेट मेथड ऑफ राइस सीडलिंग आर डेवलप इन द फिलीपींस। जो डेपोंग मेथड है ना, वो कहाँ डेवलप किया गया था, सबसे पहले फिलीपींस में डेवलप किया गया था। ठीक है, और कौन सी अपने ईयर में डेवलप किया गया, 1966 के अंदर डेवलप किया गया डेपोंग मेथड। ठीक है, इन इंडिया दिस इज बीइंग अडेप्टेड बाय फार्मर इन आंध्र प्रदेश। जो डेपोंग मेथड है उसको सबसे पहले इंडिया में कहाँ अडेप्टेड किया गया था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले डेपोंग मेथड को कहाँ अडेप्टेड किया गया, आंध्र प्रदेश में। और अपने बताया आंध्र प्रदेश को अपन क्या बोलते हैं, धान का कटोरा या बॉल ऑफ राइस भी बोलते हैं, इंडिया में बॉल ऑफ राइस। ठीक है, बॉल ऑफ राइस आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा एक स्टेट और, इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भी अपन क्या बोलते हैं, अपन बॉल ऑफ राइस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया में सबसे पहले डेपोंग मेथड को कहाँ अडेप्टेड किया गया था, आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था। नेक्स्ट अगर अपन देखें डेपोंग मेथड के बारे में डिटेल में, तो देखो, डेपोंग मेथड जिसको अपन मेट मेथड भी बोलते हैं, ऑफ राइजिंग राइस सीडलिंग वाज डेवलप इन द फिलीपींस इन 1966, इन इंडिया इज अडेप्टेड बाय द फार्मर ऑफ द आंध्र प्रदेश। इंडिया में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के फार्मर्स ने इसको अडेप्ट किया। इसमें अपने क्या आता है, सीड बेड मटेरियल होता है, वो क्या होता है, इट कैन बी सोइल लेस नर्सरी। जो डेपोंग मेथड है ना, वो उसमें क्या होता है अपने, सोइल लेस नर्सरी होती है, मतलब इसमें मिट्टी का यूज नहीं होता। इसमें मटेरियल के रूप में क्या यूज में आता है, बनाना की लीव्स काम में आती है, या अपने प्लास्टिक सीड काम में ले सकते हैं, या फिर अपना सीमेंटेड फ्लोर होता है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं। इट इज द मिक्सचर ऑफ सोइल, वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड राइस हल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोइल, वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर और राइस हल का मिक्सचर होता है। ट्रांसप्लांटिंग इसमें कितने दिन में हो जाएगी, 11 to 14 डेज के अंदर अपने ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। और एरिया कितना चाहिए होता है डेपोंग मेथड के लिए, 25 to 30 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड होता है डेपोंग मेथड के लिए। अगर अपन सीड क्वालिटी देखें तो 3 to 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अपने सीड क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा, देखो डेपोंग मेथड के बारे में, जो डेपोंग मेथड है वो क्या होती है अपने, सोइल लेस नर्सरी है। क्या होती है अपने, सोइल लेस नर्सरी है, मतलब इसमें क्या होती है अपने, सोइल नहीं होती नर्सरी के अंदर। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग टाइम कितने दिन का होता है इसमें, मेनली 11 to 14 डेज का, वेरी इंपॉर्टेंट है।
डेपोंग मेथड द्वारा अपन 11 से 14 दिनों में, मतलब 15 दिन से पहले पहले अपन क्या कर देते हैं, प्लांट्स की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और एरिया कितना चाहिए होता है इसमें, 25 टू 30 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कितना एरिया चाहिए होता है, 25 टू 30 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है। और सीड क्वांटिटी कितनी होती है अपने, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 3 से 4 किलोग्राम अपने क्या है, अपने जो सीड रेट चाहिए। ध्यान रखना 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ये कंप्लीट सीड रेट नहीं है। कंप्लीट सीड रेट ना होकर के क्या है, अपने 1 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए 3 to 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अपने को सीड चाहिए होते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कंप्लीट सीड रेट, तो देखो 3 या 4 है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 से। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं 4 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 30 से, तब जाके अपन बोल सकते हैं 100 या 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें सीड रेट आती है। ठीक है, तो इसमें सीड रेट तो कितनी होती है, 100 टू 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। बट अगर आपसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पूछा जाए तो 3 to 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से सीड रेट चाहिए होती है डेपोंग मेथड में। नेक्स्ट अपने एक मेथड आता है, इसका नाम क्या है, SRI। SRI वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI की फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार, क्या होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था, हेनरी डी ल्यूनेनी ने किया। ठीक है, कहाँ पर डेवलप किया था, मेडागास्कर, जो है कहाँ पर, अफ्रीका में, 1983 में डेवलप किया गया। तो हेनरी डी ल्यूनेनी ने सबसे पहले अपने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को डेवलप किया। एक जगह है जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर, जो अफ्रीका में, वहाँ डेवलप किया गया। और कौन से सन में डेवलप किया गया, 1983 में डेवलप किया गया। It is accepted that SRI practice began to adopted in India between 2000 and 2003। ध्यान रखना 1983 के अंदर मेडागास्कर में डेवलप हो गया था, खोज हो गई थी SRI की, पर इंडिया में अडेप्टेड किया कब किया गया, अपने 2000 से 2003 के बीच में इंडिया में ये अपने SRI मेथड है वो अडेप्टेड होता है। द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु वाज अमोंग द अर्ली अडेप्टर। और सबसे पहले SRI मेथड को किसने अडेप्ट किया था इंडिया में, तमिलनाडु ने। किसने अडेप्ट किया, 2002-3 में तमिलनाडु ने अडेप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नॉर्मन अपहोफ इज द की फिगर एसोसिएटेड विद द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ SRI। देखो SRI को मेडागास्कर में डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट है ना, उसका नाम तो क्या था, हेनरी डी ल्यूनेनी। बट नॉर्मल अपहोफ है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने SRI को प्रमोट किया। तो SRI को प्रमोट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, नॉर्मल अपहोफ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, द क्रिटिकल LCC मीन्स क्या होता है, लीफ कलर चार्ट वैल्यू फॉर नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज द 3 to 4। ठीक है, जो अपने लीफ कलर चार्ट वैल्यू होती है नाइट्रोजन एप्लीकेशन के लिए, राइस में कितनी होनी चाहिए, 3 to 4। जब 3 से 4 अपने वैल्यू आ जाए लीफ कलर चार्ट पर, तो अपने को क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर दिया जाता है। तो ये अपने कुछ डाटा देखे अपन ने, जो अपने मेनली देखे हैं किसके लिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के लिए। आपको याद रखना है SRI मेथड है डेवलप किसने किया, हेनरी डी ल्यूनेनी ने मेडागास्कर में 1983 में डेवलप किया। इंडिया में इसको अडेप्ट किया गया 2000 से 2003 के बीच में, सबसे पहले तमिलनाडु में अडेप्ट किया गया। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नॉर्मन अपहोफ, जिन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो मेथड है इसको प्रमोट करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन देखते हैं, प्रमोट्स द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, जो अपने SRI मेथड है ना, उसके अंदर अपने क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज करो, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करो, एंड मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सके उतना ज़्यादा। फोकस ऑन द रिड्यूसिंग प्लांट पॉपुलेशन। SRI जो मेथड है उसमें अपन क्या करते हैं, जो प्लांट पॉपुलेशन है पर हेक्टेयर एरिया में जो अपन प्लांट लगाते हैं, वो आप क्या करो, उसकी संख्या कम कर दो।
साथ में अपने को क्या करना है एसआरआई मेथड में, मिनिमम इरिगेशन वाटर है वो मिनिमम दिया जाए, एंड इम्प्रूविंग सॉइल कंडीशन, इससे क्या होता है अपने सॉइल में इम्प्रूवमेंट होता है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं वाटर लॉग कंडीशन के अंदर जो अपने राइस फील्ड है उसमें अपन क्या करेंगे सबसे पहले वाटर लॉगिंग करेंगे, ठीक है। और वाटर लॉगिंग करने के बाद में अपन क्या करते हैं जो राइस के जो प्लांट्स हैं उनको अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कुछ ईयर्स के अंदर अपने जो ज़मीन है जो लैंड है वो क्या हो जाती है बंजर हो जाती है, ठीक है, ये अपने ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए अपन ने एसआरआई मेथड यूज़ किया। एसआरआई मेथड में अपन क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपन ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लांट पॉपुलेशन अपन काम में ले रहे हैं ना इसकी अपने संख्या अपन ने क्या कर दी डिक्रीज कर दी। और जो अपन वाटर सबमर्ज लगा रहे थे सबमर्ज के रूप में मतलब अपन वाटर के अंदर अपन डुबो रहे थे पूरे खेत को 5 सेंटीमीटर अपन वाटर से भर रहे थे पूरे खेत को पूरी लैंड को, वो नहीं कर रहे। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं जो इरिगेशन है उसका भी अपन क्या कर रहे हैं मिनिमम यूज कर रहे हैं। इससे अपने क्या हो जाएगा जो सोइल कंडीशन है वो क्या हो जाती है इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट अपन एसआरआई मेथड में क्या करते हैं लिमिटेड एंड नो यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड केमिकल्स, ठीक है। इसमें अपन केमिकल्स है या हर्बिसाइड है उसका यूज ही नहीं कर रहे। एंड द CONO वीड्स किलर इज यूज फॉर वीडिंग, ठीक है। CONO वीड्स किलर्स है यूज करते हैं अपन किसके लिए वीडिंग के लिए, ठीक है। कुल मिला के अपन देखो क्या करते हैं इसके अंदर एसआरआई मेथड है ना उसमें अपन ऑर्गेनिक मैन्योर्स का एक टाइप से अपने ऑर्गेनिक खेती होते हैं उस टाइप से अपन करते हैं। इसमें अपन प्लांट पॉपुलेशन है वो कम कर देते हैं, ठीक है। एसआरआई मेथड है उसमें वाटर जो है वो भी क्या कर दिया जाता है वाटर की क्वांटिटी भी कम कर दी जाती है। केमिकल्स है केमिकल्स या हर्बिसाइड्स है उनका यूज नहीं किया जाता। इसमें अपन ऑर्गेनिक मैन्योर्स है उसका अपन यूज करते हैं मैक्सिमम। तो इससे अपने क्या होती है जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अपने क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ये अपने एसआरआई मेथड है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब देखो एसआरआई मेथड है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं 25 to 25 सेंटीमीटर अपन जो प्लांट की स्पेसिंग है वो कितने रख रहे हैं अपन 25 x 25 मतलब 25 तो अपने क्या हो जाएगी दो प्लांट्स के बीच में, और दो रो के बीच में भी अपन कितनी स्पेसिंग रख रहे हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 x 25 सेंटीमीटर अपन क्या कर रहे हैं इसमें स्पेसिंग रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं यंग सीडलिंग्स ट्रांसप्लांटेड एट द 2 लीफ स्टेज एंड 8 to 10 days ओल्ड, ठीक है। जब अपने जो सीडलिंग है वो 8 से 10 दिन पुरानी होती है और उसमें क्या हो जाए नॉर्मल 2 लीफ स्टेज आ जाए, ठीक है, केवल 2 लीव्स आ जाए, तभी अपन क्या कर देते हैं इसका यूज किया जाता है। नर्सरी एरिया अगर अपन देखें रिक्वायर्ड ओनली 100 मीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। अपने नर्सरी एरिया इसमें कितना चाहिए होता है अपने 100 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है नर्सरी के रूप में, 100 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है इसमें नर्सरी के रूप में, ठीक है। अगर अपन सीड रेट देखें तो 5 to 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, या इसको अपन बोलते हैं क्या 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन सीड रेट काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरमिटेंट इरिगेशन। अपन इसमें नॉर्मली इरिगेशन को क्या करते हैं अल्टरनेटिव वेटिंग करते हैं एंड ड्राइंग करते हैं। कीप द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट फ्लडेड, इरिगेशन एट हेड लाइन क्रैंक्स ऑन सॉइल, ठीक है। अपन क्या करेंगे मेनली जो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करेंगे, मतलब अपन क्या करेंगे जैसे हमने लैंड है, ठीक है, इसको एक बार अपन ने क्या किया पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया, फिर अपन ने क्या किया फिर अपन इसको सूखने दिया, ये जब तक ड्राई नहीं होता तब तक अपन इसमें पानी नहीं डालेंगे। जब ये ड्राई हो जाता है फिर वापस अपन इसमें क्या करते हैं पानी डालते हैं। तो इस तरह से अपन रेगुलर पानी का यूज ना करके रेगुलर वाटर का यूज ना करके अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग का यूज किया जाता है, ठीक है। साथ में इसमें क्या किया जाता है एसआरआई मेथड में लो डेंसिटी रखी जाती है, प्लांटिंग सिंगल सीडलिंग पर हिल्स, ठीक है। एक हिल के ऊपर क्या होता है अपने सिंगल सीडलिंग ही लगाई जाती है। कुल मिला के एसआरआई मेथड आपको समझना है तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है जिसमें अपन लो सीड रेट रखते हैं, नॉर्मल अपन 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन सीड रेट रखेंगे, ठीक है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग है वो अपन बढ़ा देते हैं, कितनी कर देते हैं इसके अंदर अपन 25 सेंटीमीटर इंटू
25 सेंटीमीटर की अपन मेनली इसमें स्पेसिंग यूज़ करते हैं। साथ में अपन ने देखा इसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीडलिंग है वो जब 2 लीफ स्टेज हो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सीडलिंग का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसप्लांटिंग की जाती है 3 to 4 लीफ स्टेज में, बट अगर आप एसआरआई मेथड में देखोगे तो जो सीड्स है उनके जो ट्रांसप्लांटिंग वो मेनली किया कब की जाती है, जब ने 2 लीफ स्टेज हो। ठीक है, तो ये अपने देखा एसआरआई मेथड। अब देखो अपन देखते हैं एसआरआई मेथड के कुछ बेनिफिट भी है। एक तो अपने क्या होता है 20 to 100% और मोर इल्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। इससे अपने को जो इल्ड है ना वो क्या मिलती है, अपने ज़्यादा मिलती है। 20 से 100% तक अपने को 20 to 100% अपने को क्या मिल जाती है, कन्वेंशनल मेथड की तुलना में इल्ड ज़्यादा मिलती है। एवरेज यील्ड विद एसआरआई इज 5 to 7 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, नॉर्मल अगर अपन कन्वेंशनल मेथड से देखें तो आपको 2 से 3 टन पर हेक्टेयर मिलती है, बट आप एसआरआई मेथड से देखोगे तो कितनी मिल जाएगी अपने को, 6 से 7 टन पर हेक्टेयर अपने को यील्ड मिल जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीड सेविंग कितनी हो जाती है अपने 90%, और वाटर सेविंग भी कितनी हो जाती है इसमें 50% हो जाती है। ये होता है अपने एसआरआई मेथड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसमें वाटर सेविंग 90% है। ठीक है, सॉरी, वाटर सेविंग 50% है, सीड सेविंग 90% है, क्योंकि सीड तो अपन कितना यूज़ कर रहे हैं इसमें 5 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, और वाटर भी अपना 50% ही लगता है। साथ में अपन ने देख लिया नॉर्मल जो यील्ड है वो 2 से 3 टन मिलती है, पर आप एसआरआई का यूज़ करते हो तो आपको 6 से 7 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से यील्ड मिलती है। इससे अपने यील्ड क्या होती है 20 to 100% अपने ज़्यादा मिलती है ना। अपन ने देखा एसआरआई मेथड में इसमें अपन क्या करते हैं, लो डेंसिटी के अंदर प्लांटिंग करते हैं। स्पेसिंग रखी जाती है कितनी, 25 x 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, साथ में अपन ने क्या किया, सीड रेट अपन देख लिया 5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। नर्सरी एरिया अपने को कितना चाहिए यहाँ पर, 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर इसके हिसाब से अपने को चाहिए। नॉर्मल अगर आप पूछा जाए राइस में तो कितनी चाहिए होती है, हमने 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया चाहिए होता है। बट अगर आप एसआरआई मेथड की बात करोगे तो इसमें कितना हो जाता है, अपने केवल 100 मीटर स्क्वायर एरिया ही नर्सरी एरिया चाहिए होता है। तो ये अपने एसआरआई मेथड के बारे में देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ एडेप्टेबिलिटीज होती है एसआरआई मेथड से रिलेटेड। सुटेबल फॉर इरिगेटेड अपलैंड एंड रेनफीड राइस। जो एसआरआई मेथड है ना वो इरिगेटेड अपलैंड जहाँ पर अपने वाटर लोड कंडीशन होती है वहाँ पर भी सुटेबल है, और रेनफीड कंडीशन जहाँ पर अपने बारिश के ऊपर राइस का प्रोडक्शन डिपेंडेंट है वहाँ पर भी अपने जो एसआरआई मेथड है दोनों जगह ही सुटेबल है। कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू क्रॉप लाइक वीट। एसआरआई मेथड केवल राइस के लिए नहीं है, वीट में भी काम में ले सकते हैं, शुगर केन में भी काम में ले सकते हैं, जो मिलेट्स क्रॉप है उनमें भी काम में ले सकते हैं, और मस्टर्ड में भी काम में ले सकते हैं। तो राइस के साथ में वीट, शुगर केन, मिलेट और मस्टर्ड, इन सभी क्रॉप में अपन एसआरआई मेथड को काम में ले सकते हैं। फिजिबल ऑफ स्मॉल लैंड होल्डर्स हेल्पिंग फार्मर मैक्सिमाइज यील्ड। ठीक है, जो स्मॉल लैंड होल्डर है मतलब जो छोटे किसान है, स्मॉल जो फार्मर्स है, ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और इससे अपने क्या मिलती है, अपने को मैक्सिमम यील्ड मिलती है। अपन कम खर्च के अंदर मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के द्वारा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। पर इसके देखो कुछ डीमेरिट्स भी है। ये तो अपन ने देखे सारे के सारे एसआरआई मेथड के फायदे, पर इसके कुछ घाटे भी होते हैं। एसआरआई मेथड के घाटे क्या होंगे, कुछ डीमेरिट्स क्या है इसके। इसकी वजह से क्या होता है, हमने हाइयर लेबर कॉस्ट इन द इनिशियल ईयर। स्टार्टिंग के जो साल है ना उसमें अपने लेबर कॉस्ट क्या आती है, बहुत ज़्यादा आती है। शुरुआत में हमने वो लेबर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग एंड इंक्रीज वीडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि अपन इसमें क्या करते हैं कि एक एक जो लेबर है वो क्या करेगा, अपने पर हील के ऊपर अपने एक एक प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग करेगा। ठीक है, नॉर्मल अपन सीडलिंग करते हैं तब तो अपन स्पीडली अपन सीडलिंग कर देते हैं, पर जब अपन एसआरआई मेथड का यूज करेंगे तो सिंगल लेबर के द्वारा सिंगल ट्रांसप्लांटिंग की जाएगी। ठीक है, साथ में इसमें क्या होता है, इसमें वीड्स ज़्यादा आते हैं, तो अपने वीड्स का जो रिमूव करना पड़ता है तो बार बार अपने लेबर्स बुलानी पड़ती है। वीड्स रिमूव के अंदर अपने ज़्यादा खर्चा आता है, तो स्टार्टिंग ईयर में जो लेबर कॉस्ट है ना वो ज़्यादा आती है। बाकी ये बेनिफिशियल है
बाद में कई सालों बाद में क्या हो जाता है, अपने जो वीड्स है वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से अपने SRI मेथड है ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला टॉपिक अपने राइस में ही है, जिसका नाम क्या है, डबल ट्रांसप्लांटिंग। ये डबल ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, अपने एक ट्रेडिशनल मेथड है डबल ट्रांसप्लांटिंग, वेयर द राइस सीडलिंग आर द फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड इनटू द सेकेंडरी नर्सरी एंड देन आफ्टर 21 to 30 days इनटू द मेन फील्ड एट द 60 to 70 days ऑफ द एज। ठीक है, तो डबल ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है, अपने एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें अपन क्या करते हैं, सीडलिंग को सबसे पहले अपन, जैसे अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक नर्सरी है जिसमें अपन ने सीडलिंग ग्रो की। ठीक है, अब इस नर्सरी से अपन क्या करेंगे, एक सेकेंडरी नर्सरी होती है। कौन सी नर्सरी होती है बच्चों, सेकेंडरी नर्सरी। इस सेकेंडरी नर्सरी में अपन ट्रांसप्लांटिंग करेंगे कितने दिनों बाद में, 21 to 30 डेज, मतलब 1 मंथ के बाद में। और फिर इस सेकेंडरी नर्सरी से अपन अगले 30 दिन बाद में, मतलब 60 to 70 डेज बाद में अपन क्या करते हैं, जो अपने मेन फील्ड है उसमें अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। मेन फील्ड में अपन क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ये अपने क्या होती है, डबल ट्रांसप्लांटिंग होती है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। किस में यूज होता है, राइस में यूज होता था पुराने टाइम में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला को क्या है, अपने डायरेक्ट सीडलिंग राइस, जिसको अपन बोलते हैं DSR। डायरेक्ट सीडलिंग राइस क्या होता है, सीड्स आर सोन डायरेक्टली इनटू द फील्ड bypassing द ट्रेडिशनल स्टेप ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी। इसमें अपन क्या करेंगे, जो सीड्स है ना उनको अपन नर्सरी के अंदर ग्रो नहीं करते। ठीक है, नर्सरी में अपन ग्रो नहीं करते। ये जो डायरेक्ट फील्ड है, डायरेक्ट फील्ड है उसमें अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट सीड का अपन ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे या सीड डाल देंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस कहते हैं। कुछ एडवांटेज है डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस के, DSR या डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस के एडवांटेज या लाभ क्या होते हैं, देखो। DSR कैन रिड्यूस मेथेन इमिशन। ठीक है, DSR की वजह से क्या होता है, अपने जो मेथेन का इमिशन होता है ना, मेथेन गैस जो बाहर निकलती है, वो अपने क्या होती है, 50% जो लॉस है वो अपने कम होता है। ईल्ड फ्रॉम DSR, डायरेक्ट सीडलिंग जो राइस है उसमें जो ईल्ड है इज कंपेरेबल टू द स्लाइटली लोअर देन द ट्रांसप्लांटेड राइस बट सेव वाटर एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, अपने को बता देखो, जब हम डायरेक्ट सीडलिंग करेंगे तो अपने को बताया, अपने को क्या नहीं करना पड़ रहा, पहले अपने को नर्सरी में सीड नहीं ग्रो करने पड़ रहे, फिर अपन नर्सरी से जो प्लांट्स है उनको अपन मेन फील्ड के अंदर अपन डालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, अपने लेबर कॉस्ट अपने ज़्यादा आती है। ठीक है, क्या आती है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है। जब अपन डायरेक्ट सीडलिंग कर देंगे किसके अंदर, मेन फील्ड में डायरेक्ट सीडलिंग कर देंगे तो अपने जो लेबर कॉस्ट है वो बिल्कुल घट जाएगी। लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है, अपने कम आती है। साथ में अपने वाटर सेव भी होता है, और इससे अपने क्या फ़ायदा होता है, मेथेन इमिशन, जो मेथेन जो गैस बाहर निकलती है वो भी अपने कम निकलती है। बट इसके कुछ चैलेंजेज है, मतलब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या होता है, अपने वीड कंट्रोल इज द मेजर चैलेंज फॉर द अपलैंड डायरेक्ट सेटलिंग राइस। सबसे ज़्यादा समस्या तो इसमें क्या रहती है, अपने वीड्स की रहती है। वीड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। द रिक्वायर्ड हायर सीड रेट। ठीक है, साथ में आपको जो सीड रेट है ना वो भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल अगर अपन 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट ले रहे हैं, पर आप जब डायरेक्ट सीडलिंग कर रहे हो तो आपको 120 या 125 के लगभग आपको सीड रेट आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, और आयरन एंड मैग्नीज डेफिशिएंसी एंड निमेटोड इन्फेस्टेशन भी अपने हो जाता है। ठीक है, जो अपने डायरेक्ट सीडलिंग करेंगे तो अपने आयरन की कमी भी हो जाती है, मैग्नीज की भी कमी हो जाती है, और निमेटोड का जो आक्रमण है वो भी अपने हो जाता है। तो ये अपने मेन चैलेंजेस है। एक तो किसका है, वीड कंट्रोल का रहता है, साथ में अपने सीड रेट है वो अपने को ज़्यादा यूज करनी पड़ती है, और आयरन, मैग्नीज और निमेटोड की समस्या रहती है। तो ये अपने डायरेक्ट सीडलिंग हो गया। नेक्स्ट अपने आता है वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन। वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन क्या होता है ये देखते हैं अपन। हाँ तो बच्चों, अपन देखो, अपन देख रहे हैं वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन। ठीक है, ये वी शेप राइस कल्टीवेशन है क्या चीज, देखो वी शेप राइस कल्टीवेशन है ना, इसको सबसे पहले डेवलप किया गया एक जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा।
ठीक है, साइंटिस्ट कहाँ के? अपने जापान के। तो इनका जापानीज नाम ही होगा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सीजू मित्सुमिना। ठीक है, क्या नाम है? सीजू मित सुशिमा। सीजू मित्सुशिमा एक जापानी साइंटिस्ट है। इन्होंने डेवलप किया एक कल्टीवेशन का मेथड, इसका नाम क्या है? वी शेप राइस कल्टीवेशन। दिस इनोवेशन टेक्निक ऑप्टिमाइज राइस प्लांट ग्रोथ टू मैक्सिमाइज इल्ड। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, राइस के जो प्लांट की ग्रोथ है ना, वो अपन ऑप्टिमम मिलती है, और साथ में अपने को इल्ड भी क्या मिलती है? मैक्सिमम मिलती है। किसके द्वारा? वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन के द्वारा। ठीक है, द सगुना राइस टेक्निक वाज डेवलप बाय मिस्टर चंद्रशेखर बत्सेवल, सॉरी क्या नाम है इनका? बेथ सेवल, एन इनोवेटिव फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, तो एक तो अपन ने देख ली वी शेप राइस कल्टीवेशन। ये वी शेप राइस कल्टीवेशन मतलब राइस का कल्टीवेशन अपन किस कौन सी शेप में करें? वी शेप में करें। तो इससे अपने को क्या मिलती है? इल्ड ज़्यादा मिलती है। इससे अपने को क्या मिलती है बच्चों? इल्ड ज़्यादा मिलती है। कौन से साइंटिस्ट थे? एक जापानी साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? सीजू मित्सुमिया मित्सुशिमा। इन्होंने अपने सबसे पहले वी शेप राइस कल्टीवेशन के बारे में बताया। वी शेप राइस कल्टीवेशन की तरह ही अपने एक राइस कल्टीवेशन और होता है, एक टेक्निक और होती है, इसका नाम क्या है? सगुना राइस टेक्निक। सगुना राइस टेक्निक अपने एक महाराष्ट्र के एक फार्मर है, जिनका नाम क्या है? अपने चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर फार्मर है, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसका नाम क्या है? सगुना राइस टेक्निक। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए ये अपने सगुना राइस टेक्निक क्या है, सगुना राइस टेक्निक किसके द्वारा डेवलप की गई? एक फार्मर के द्वारा। फार्मर कहाँ के थे? फार्मर थे हमने मेनली महाराष्ट्र के, और नाम क्या था उनका? चंद्रशेखर। क्या नाम था? चंद्रशेखर। ठीक है, तो चंद्रशेखर जो फार्मर है, उनके द्वारा एक राइस टेक्निक डेवलप की गई जिसका नाम क्या है? सगुना राइस। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, राइस में वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं आगे। इन इंडिया राइस इज प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड इन लो लैंड, अर्थात वाटर लोड कंडीशन। इंडिया में जो अपन राइस का कल्टीवेशन करते हैं, मेनली कैसे करते हैं अपन? लो लैंड एरिया में करते हैं। ठीक है, कैसे एरिया में करते हैं? लो लैंड एरिया में। लो लैंड मतलब वाटर लोड कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? राइस का कल्टीवेशन करते हैं। जब अपने खेत में पानी भरा हो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं? राइस का कल्टीवेशन करते हैं। राइस इज सेमी एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, सेमी एक्वेटिक प्लांट मतलब, एक्वेटिक तो मतलब क्या होता है? जलीय पौधे। सेमी एक्वेटिक मतलब क्या होता है? अपने ये जलीय भी है और साथ में अपने क्या है? तटीय भी है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, ग्रो बेस्ड अंडर द सबमर्ज्ड कंडीशन। अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स थ्रू द एरेनकाइमस टिश्यूज ऑफ इट्स लीव्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली अपने क्या करता है? आपने बताया राइस इंडिया में ग्रो होता है कौन सी कंडीशन में? लो लैंड कंडीशन में। लो लैंड कंडीशन मतलब क्या होती है अपने, कि अपने जो फील्ड है उसमें अपने वाटर लोड कंडीशन है। ठीक है, उसमें अपन जब राइस क्रॉप को ग्रो करते हैं, ये अपने राइस क्रॉप है, इसको अपन ग्रो करते हैं, तो इसकी जो लीव्स है उसमें एक तरह के टिश्यू पाया जाता है, उनका नाम क्या है? एरेन काइमल टिश्यू। क्या नाम है? एरेन काइमेटस टिश्यूज है। ये क्या करते हैं अपने? ये राइस के अंदर, राइस जो प्लांट है उसमें रेस्पायरेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये एरेनकाइमस टिश्यूज, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? अपने लीव्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अपने जो राइस प्लांट है वो क्या होता है? अपने सेमी एक्वेटिक प्लांट होता है, अर्थात ये अपने क्या होता है? जो आधा जल भरा हुआ है उस स्थिति में अपने ग्रो कर पाता है। देखो, अगर अपन देखें जनरल जो सीरियल क्रॉप्स है ना, उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 400 टू 500 लीटर वाटर अपने चाहिए होता है। किसके लिए? 1 किलोग्राम प्लांट ड्राई मैटर के लिए। बट अगर अपन बात करें राइस क्रॉप की, तो इसमें अपने 10 टाइम मोर अपने वाटर चाहिए होता है। 10 टाइम मोर मीन्स अपने नॉर्मल 400 से 500 लीटर चाहिए होता है, तो यहाँ चाहिए होगा कितना? 5000 लीटर वाटर फॉर प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ राइस, या 3000 लीटर वाटर टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ पैडी।
ध्यान रखना, अपने को नॉर्मल जो सीरियल क्रॉप के लिए 400 से 500 किलोग्राम वाटर, सॉरी 400 से 500 लीटर वाटर चाहिए होता है फॉर 1 kg ड्राई मैटर सीरियल के लिए। बट अगर अपन बात करते हैं राइस की, तो राइस में 1 kg के लिए अपने कितना चाहिए होगा, 5000 लीटर वाटर। इससे अपन क्या कर सकते हैं, 1 kg ड्राई मैटर अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, द डेली evapotranspiration ऑफ राइस वेरीज फ्रॉम 4 to 5 मिलीमीटर पर डेज। ठीक है, ड्यूरिंग वेट सीजन एंड 7 to 8 मिलीमीटर पर डे ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, है ना। अगर अपन देखें डेली evapotranspiration कितना होता है, evapotranspiration मीन्स क्या होता है बच्चों, इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवोपरेशन कहाँ से होता है, प्लांट है, प्लांट की जो सतह है वहां से जो अपने वाटर लॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जो अपने लैंड है, ठीक है, मिट्टी है, उससे अपने जब वाटर का क्या होगा, लॉस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इवोपोरेशन। ठीक है, तो इवोपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अपने ट्रांसपिरेशन प्लस इवोपरेशन को अपन क्या बोलते हैं, इवोपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नॉर्मल अपने पर डे जो राइस के अंदर है वो क्या होता है, 4 to 5 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से अपने वेट सीजन में वाटर लॉस होता है बाई इवोपो ट्रांसपिरेशन के द्वारा। और 7 to 8 मिलीमीटर अपने जो वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में। द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट वाज एस्टिमेटेड 1240 मिलीमीटर। ठीक है, राइस को कितना मिलीमीटर पानी चाहिए होता है, 1240 मिलीमीटर वाटर चाहिए होता है, टोटल वाटर। अमोंग दिस 40 मिलीमीटर या 40 to 60 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर द नर्सरी प्रिपरेशन एंड सीडलिंग एंड 200 मिलीमीटर, मतलब 200 to 300 मिलीमीटर रिक्वायर्ड फॉर द लैंड प्रिपरेशन या पडलिंग के लिए। ठीक है, जो 1240 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है ना, उसमें से अगर अपन देखें राइस में 40 मिलीमीटर पानी तो किस में चाहिए होगा, इसमें फॉर ट्रांसप्लांटिंग के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं फॉर नर्सरी के लिए। और अपने 200 मिलीमीटर से अपन क्या करते हैं, लैंड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और बाकी जो वाटर होता है, ठीक है, बाकी कितना हो जाएगा अपने 1000 जो मिलीमीटर वाटर है उसके द्वारा अपने क्या होती है, क्रॉप ग्रो करती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, स्टडीज हैव इंडिकेट दैट द सोइल सेचुरेशन इज सफिशिएंट फॉर cariferous, while submergence is not exceeding 5 centimeter appear to the essential and adequate for rabi rice. Water should be gradually drained from the rice field 21 days after flowering. Submergence of 5 centimeter of water in the rice field during the transplantation, reproduction and grain formation stages is educated। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, देखो एडवांटेज ऑफ सबमर्जेंस। जब अपन सबमर्ज करते हैं, पानी को अपन भरते हैं, वाटर भराव करते हैं, उसके कुछ एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज होते हैं, सबमर्जेंस की वजह से क्या होता है, अपने लेस वीड प्रॉब्लम, वीड की जो समस्या है ना वो कम आती है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई ब्लू ग्रीन एल्गी, जब आप वाटर लॉगिंग कर देते हो, पानी आप जब खेत में भर देते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से क्या होता है, अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड सिलिकॉन। वाटर लॉगिंग की वजह से फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज, जिंक और सिलिकॉन, ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, submergence triggers several chemical reactions that affect rice plant growth। submergence की वजह से क्या होता है, अपने कुछ केमिकल रिएक्शंस भी अपने ट्रिगर होती है, उसकी वजह से अपने राइस की जो प्लांट ग्रोथ है वो भी अफेक्टेड होती है। देखते हैं अपन कौन कौन से अपने केमिकल रिएक्शन सबमर्जेंस की वजह से अफेक्टेड होती है। 1 सेकेंड।
देखो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इंक्रीज इन द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल एंड डिक्रीज इन द पीएच ऑफ सोडिक सॉइल। जब अपन क्या करते हैं, प्लांट को सबमर्ज करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो एसिडिक सॉइल होती है ना, एसिडिक सॉइल, उसकी पीएच तो इंक्रीज हो जाती है, और जो अपने सोडिक सॉइल होती है उनकी डिक्रीज, उनकी जो पीएच है वो डिक्रीज होती है। और हमने पढ़ा था राइस के लिए जो पीएच है, सॉइल है, सॉइल की पीएच कितनी चाहिए होती है अपने, 4 to 6 पीएच चाहिए होती है, मतलब एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो जब अपन सबमर्जेंस करते हैं उसकी वजह से क्या होती है, अपने एसिडिक सॉइल डेवलप होती है। सेकंड क्या होता है अपने, रिडक्शन इन रेडॉक्स पोटेंशियल, लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इसकी वजह से अपने जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस हो जाता है, लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से। रिड्यूस ऑफ नाइट्रेट ऑफ ओ एन एंड नाइट्रोजन। कुल मिला के इसकी वजह से क्या होता है, अपने डी नाइट्रिफिकेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है अपने, डी नाइट्रिफिकेशन भी होता है, किसकी वजह से, सबमर्जेंस की वजह से। सबमर्जेंस की वजह से क्या होता है अपने, रिडक्शन ऑफ सल्फाइड टू सल्फाइड कोजिंग सल्फाइड टॉक्सिसिटी। ध्यान रखना, जो अपने जब अपन सबमर्जेंस प्रोवाइड करते हैं, जब अपन वाटर लॉगिंग प्रोवाइड करते हैं राइस क्रॉप को, उसकी वजह से अपने क्या होता है, जो अपने सल्फेट आयन है, SO4 आयन, जो सल्फेट आयन है वो क्या होता है, अपने सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से अपने क्या होता है, H2S का अपने जमाव हो जाता है। और इस H2S की वजह से क्या होता है बच्चों, राइस के अंदर अपने एक डिजीज होती है, उसका नाम क्या है, एक्योक की डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, एक्योक की डिजीज हो जाती है। तो बस ये भी अपने एक्यो की डिजीज आ जाती है सबमर्जेंस की वजह से। और सबसे पहले इसको रिपोर्टेड किया गया था कहाँ पर, जापान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्यो की डिजीज को सबसे पहले कहाँ अपने रिपोर्टेड किया गया था, जापान में, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो हमने अगला आ जाएगा क्या, रिडक्शन इन मैग्नीज टू मैग्नीज। मैग्नीज का रिडक्शन हो जाता है अपने, मतलब मैग्नीज +3 से क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। और आयरन अपने +3 से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, +2 का। रिजल्टिंग इन द मैग्नीज एंड आयरन टॉक्सिसिटी इन राइस रिपोर्टेड इन सम एरियाज ऑफ उड़ीसा, ठीक है। कुल मिला के ध्यान रखना, इसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है किसमें, अपने मैग्नीज में एंड आयरन में। और आयरन और मैग्नीज के रिडक्शन की वजह से क्या हो जाती है, अपने अपने मैग्नीज और आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। और ये अपने रिपोर्टेड कहाँ गया, अपने सबसे पहले अपने उड़ीसा के अंदर रिपोर्टेड किया गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव सॉइल फॉस्फोरस ड्यू टू रिलीज इन ओक्लूड फॉस्फोरस, ठीक है। इसकी वजह से अपने क्या होता है, अपने जो नेटिव सॉइल फॉस्फोरस है ना, वो भी अपने इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि फॉस्फोरस क्या आ जाता है, अपने जो सॉइल है उसके अंदर फॉस्फोरस रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से अपने फॉस्फोरस की मात्रा भी बढ़ जाती है, किसमें, सॉइल में। तो देखो 5-6 चीज़ें होती है अपने। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है सबमर्ज कंडीशन में, तो एक तो ध्यान रखना, जो सॉइल है ना वो क्या हो जाएगी, सबमर्जेंस की वजह से एसिडिक सॉइल हो जाती है। साथ में हमने रेडॉक्स पोटेंशियल है, उसमें अपने क्या आ जाता है, रिडक्शन आ जाता है, ठीक है। एक अपन ने देखा सल्फेट आयन है वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक्यो की डिजीज हो जाती है, और सबसे पहले अपने जापान में रिपोर्टेड किया गया। आयरन और मैग्नीज की अपने टॉक्सिसिटी हो जाती है। और एक अपन ने देखा जो फॉस्फोरस है वो अपने को उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज द रिलीज ऑफ ओक्लूड फॉस्फोरस इन द सॉइल। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपने आता है क्या, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। राइस की जो इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती है, द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द राइस इज वेरीज बिटवीन द 900 टू 2500 मिलीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, राइस के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, अपने 900 से 2500 मिलीमीटर के बीच में है। अप्रोक्सीमेटली 65% जो एरिया है ना राइस का, वो अपने क्या है, अपने इरीगेटेड एरिया है, ठीक है। मतलब इसमें अपने क्या प्रोवाइड करते हैं, इरीगेशन प्रोवाइड करते हैं। बट 50 to 60% ऑफ अप्लाइड वाटर ऑफ राइस इज लॉस्ट ड्यू टू द डीप परकोलेशन। बट अपने 50 to 60% अपने जो वाटर है ना,
वो लॉस हो जाता है किसकी वजह से, डीप परकोलेशन की वजह से। ठीक है, तो देखो अपन ने देखा राइस के अंदर अपने को वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है बच्चों, 900 टू 2500 मिलीमीटर। और राइस का इरिगेटेड एरिया भी हमारे पास में कितना है, 65% जो एरिया है वो इरिगेटेड है, मतलब उसमें 65% जो एरिया है उसमें क्या होती है बच्चों, बारिश होती है। ठीक है, और उसमें से अपने क्या है, 50 to 60% ऑफ द अप्लाइड वाटर ऑफ राइस इज लॉस्ट टू द डीप परकोलेशन। अपन राइस में जितना भी वाटर अप्लाई करते हैं उसका अपने लगभग आधा, जो हाफ जो वाटर है ना, या आधे से ज़्यादा जो वाटर है उसका क्या हो जाता है बच्चों, डीप परकोलेशन हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर, लैंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो टिलरिंग स्टेज के अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्या, 2 to 20 days आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। जब अपन बच्चों ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, उसके 2 से 20 दिन के अंदर अपने टिलरिंग स्टेज आती है, उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर अपने को वाटर रिक्वायरमेंट रहती है स्पेशली। एंड नेक्स्ट अपने होती है किसमें, बूटिंग एंड लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फॉर द इरीगेशन। अगर आपसे पूछा जाए राइस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सी है राइस कल्टीवेशन के लिए, तो आपको बताना होगा कौन सी होती है अपने, बूटिंग या लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है। ठीक है, बूटिंग को अपन बोल सकते हैं एक टाइप का फ्लोरिंग स्टेज। और उसके अलावा अपने क्या होती है, जो अपने टिलरिंग स्टेज होती है ना, उसके अंदर भी राइस के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, अपने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये टिलरिंग स्टेज कब आती है, 2 to 20 days आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग आती है। नेक्स्ट बच्चों आगे अपन देखें तो आता है क्या, बुशनिंग इन राइस। राइस में बुशनिंग, ये बुशनिंग क्या होता है, तो देखो बच्चों, बुशनिंग इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस। जो अपने डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस होता है, डायरेक्ट सीडेड मतलब जिसमें अपन क्या करते हैं, डीएसआर मेथड अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो सीड है उनको डायरेक्ट अपन अपने जो मेन फील्ड है उसमें डालते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपने एक स्पेशल प्रैक्टिस आती है, इसका नाम क्या होता है, बुशनिंग। ये एक टाइप की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, परफॉर्म 4 to 6 वीक आफ्टर द सोविंग। ये बुशनिंग कब की जाती है, सोविंग के 4 से 6 वीक, मतलब अपन बोल सकते हैं 1 से 1.5 मंथ के अंदर अपने क्या होती है, अपने बुशनिंग की जो प्रैक्टिस है, 1 to 1.5 जो मंथ है उसमें अपने बुशनिंग की प्रैक्टिस की जाती है सोविंग के बाद में। Involve cross plugging of the young rice crop using light country plow, 1 to 10 centimeter of standing water. It is done once or twice in the control weed, optimize plant space and improve soil aeration. नॉर्मली अपन बच्चों क्या करते हैं, देखो 1 से 1.5 महीना हो जाता है जब अपने डायरेक्ट डायरेक्ट सीडलिंग्स जो राइस होता है उसमें 1 से 1.5 मंथ के बाद में अपन क्या करते हैं, क्रॉस प्लॉगिंग करते हैं। क्रॉस प्लॉगिंग मतलब जिधर अपने सोइंग हो रखी है उसके क्रॉसिंग के अंदर अपने को प्लॉगिंग करनी होती है। ठीक है, और ये अपने प्लॉगिंग किससे करते हैं अपन, लाइट कंट्री प्लो से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, लाइट कंट्री प्लो से करते हैं। 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अपने वीड का कंट्रोल हो जाता है और ऑप्टिमम प्लांट स्पेसिंग भी रखी जाती है और सॉइल को जो एरिएशन भी मिल जाता है। तो ये अपने होती है बुशनिंग प्रैक्टिस। समझ में आ गया, बुशनिंग प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, अपने डायरेक्ट सीडलिंग राइस में होती है और होती क्या है, एक टाइप का अपने क्रॉस प्लॉगिंग होती है। क्या होती है, क्रॉस प्लॉगिंग होती है। आपसे पूछा जाता है बुशनिंग स्टेज कब की जाती है, तो आपको बताना है 1 to 1.5 मंथ आफ्टर द सीडलिंग, या फिर आप बोल सकते हो 4 to 6 वीक्स आफ्टर द सोविंग। ठीक है, अब देखो बच्चों बुशनिंग होगी उसकी वजह से होगा क्या, बुशनिंग इंक्रीज द ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो। ठीक है, ग्रेन और स्ट्रो का जो रेशियो है उसको इंक्रीज कर देता है। अल्टीमेटली हार्वेस्टिंग स्टेज बाय चेकिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो बुशनिंग की वजह से क्या होता है, जो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, प्लांट की जो जो लीफ या अपन बोल सकते हैं जो लीफी स्ट्रक्चर है उसकी जो ग्रोथ है वो अपने क्या हो जाती है, घट जाती है। और उससे अपने क्या होता है, जो इन्फ्लोरेंस है, जो ग्रेन्स है उनकी ग्रोथ अपने इंक्रीज हो जाती है। तो इससे अपने क्या हो जाएगा,
इसकी वजह से अपने ग्रेन ज़्यादा मात्रा में मिलता है और जो अपने वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो स्ट्रो है, वो अपने को कम मात्रा में मिलेगा। ठीक है। बुशनिंग के कुछ रीजनल नेम्स भी है। जैसे अगर आप बुशनिंग को उड़ीसा के अंदर क्या बोलते हैं अपन, बुशनिंग को उड़ीसा में बोला जाता है बुसन। वहीं मध्य प्रदेश में बोला जाता है क्या, ब्यासी। क्या बोला जाता है, ब्यासी। मध्य प्रदेश में बोला जाता है ब्यासी और उड़ीसा में बोला जाता है क्या, बुसन। ठीक है। अब इस राइस से रिलेटेड अपन कुछ एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस भी देखते हैं। और क्या क्या होता है अपने, एक होता है अपने प्रैक्टिस होती है, उसका नाम क्या है, केलुआ। केलुआ क्या होता है अपने, गैप फिलिंग होती है, कैरिड आउट 7 to 10 days आफ्टर द बुशनिंग। जब अपन बुशनिंग कर देते हैं, क्रॉस प्लॉगिंग कर देते हैं, उसके 7 से 10 दिन के बाद में अपन क्या करते हैं, गैप फिलिंग करते हैं। बुशनिंग में अपने क्या हो जाता है कि वीड्स तो हटते ही हैं, साथ में अपने प्लांट्स के बीच में अपने स्पेसिंग अपने क्रिएट हो जाती है। जब ज़्यादा स्पेसिंग हो तो उसको बढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें गैप फिलिंग के रूप में अपन इसमें प्लांट्स लगा देंगे। ठीक है। और इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं केलुआ। क्या बोलते हैं, केलुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है केलुआ कौन सी क्रॉप में किया जाता है। केलुआ अपने स्पेशली किस में होता है, राइस में होता है। कब किया जाता है, बुशनिंग के 7 से 10 दिन के बाद में किया जाता है। एक प्रैक्टिस है बच्चों, उसका नाम क्या है, बेटिया। बेटिया क्या है अपने, गैप फिलिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द सेम डे ऑफ द बुशनिंग। हमने बुशनिंग की, उसी दिन हम क्या करेंगे, जो प्लांट्स के बीच में जो गैप रह जाता है उसको अपन फिल करते हैं। ये प्रैक्टिस क्या होती है अपने, बेटिया होती है। ये क्या होती है अपने, बेटिया। अगर अपन सेम डे कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेटिया। और अगर अपन इसको 7 से 10 दिन के बाद में, बुशनिंग के 7 से 10 दिन के बाद में अगर अपन गैप फिलिंग करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, केलुआ बोलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, न्यूट्रेंट एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट फॉर हाइल्डिंग वेराइटीज। जो अपने हाइल्डिंग वेराइटीज होती है ना, उसके लिए अपने को क्या होता है, 100 to 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है। 60 kg अपन क्या देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं। और पोटेशियम दे दिया जाता है कितना, 60 kg। कुल मिला के अपने 100 60 60 का अपने क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा फॉर हाइल्डिंग वेराइटीज के लिए। वहीं अगर आप बात कर रहे हो हाइब्रिड्स की, तो उसमें नाइट्रोजन अपन कितना कर देंगे, 180 to 200 kg अपन कर देते हैं नाइट्रोजन। ध्यान रखना, हाइल्डिंग वेराइटीज में अपने 100 60 60 का रेशियो रहता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटी में, तो 180 से 200 किलोग्राम आपको क्या देना पड़ेगा, नाइट्रोजन देना पड़ेगा। द थम रूल अंगूठे का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ द राइस। ठीक है। 20 किलोग्राम जब अपन नाइट्रोजन डालते हैं ना, तो आपको क्या मिलता है, 1 टन। 1 टन आपको क्या मिलेगा, राइस प्रोवाइड होगा। ठीक है। 1 टन राइस प्रोवाइड करने के लिए आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, सॉइल जोन इन वाटर लॉग्ड पेडी फील्ड। ठीक है। जो हमने वाटर लॉग्ड पेडी फील्ड है, उसमें अपने सॉइल जोन के बारे में देखें, तो देखो, ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है, एक अपने क्या होता है बच्चों, रिड्यूस्ड जोन। ऑक्सीडाइज जोन क्या होता है अपने, थिन सरफेस लेयर 10 मिलीमीटर थिक कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो, जब बच्चों अपन क्या करते हैं, राइस क्रॉप में अपन पडलिंग करते हैं, तो क्या होता है अपने, एक 10 मिलीमीटर ठीक एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है। ठीक है। ऊपर एक अपने 10 मिलीमीटर की एक परत बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइज जोन। और इस 10 मिलीमीटर से जो नीचे की जो परत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूस जोन बोलते हैं। और इस रिड्यूस जोन में क्या होता है अपने, इसमें अपने ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। तो ये रिड्यूस जोन क्या होता है हमने, लेस इमीडिएटली बिलो द ऑक्सीडाइज जोन, लेक ऑफ द ऑक्सीजन। और इसमें मेनली क्या होता है अपने, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। तो ये अपने हो गया ऑक्सीडाइज जोन, जिसमें हमने क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, 10 मिलीमीटर ऊपर की परत होती है। रिड्यूस जोन क्या होता है अपने, 10 मिलीमीटर के जो नीचे का जो पार्ट होता है सॉइल में, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस जोन, जो अपने पडलिंग के बाद में बनता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट अपने आता है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन लॉस फ्रॉम पेडी फील्ड। पेडी फील्ड से जो नाइट्रोजन लॉस होती है, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फर्स्ट है उसका नाम क्या है बच्चों, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन राइस में कितना होता है, 60% होता है। फैकल्टेटिव anaerobic bacteria utilize nitrate NO3 as a source of oxygen, reduce it to nitrogen or nitrous oxide N2O. This process is known as denitrification. The major cause of nitrogen loss in the rice field. ध्यान रखना आपने, डीनाइट्रिफिकेशन मेनली क्या होता है अपने 60% होता है। और किसकी वजह से होता है, अपने जो फैकल्टेटिव एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो यूटिलाइज करते हैं किसको, नाइट्रेट को एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। जब ये अपने प्रोसेस क्या होती है अपने डीनाइट्रिफिकेशन। कुल मिला के अपने जो नाइट्रेट होता है ना, वो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। मेनली कितना होता है ये अपने 60% लॉस होता है डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में। यहाँ पर अपने बैक्टीरिया कौन से काम में आते हैं, इनका नाम है क्या, एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेज आर मैक्सिमम इन द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम। जो डीनाइट्रिफिकेशन लॉस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ अपन अल्टरनेट वेट सिस्टम रखे और ड्राई सिस्टम रखे। जैसे अपन SRI सिस्टम में रखते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन करते हैं, जहाँ पर अपन ने देखा एक बार अपन क्या करते हैं, वेट रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, ड्राई रखते हैं। उस कंडीशन में अपने डीनाइट्रिफिकेशन लॉस ज़्यादा होता है। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने कौन है, सूडोमोनास। सेकंड अपने आता है बेसिलस माइक्रोकोकस। नेक्स्ट अपने हो जाएगा जिसका नाम क्या है, पेराकोकस, एक्रोमोबेक्टर। सम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, जैसे अपने थायोबेसिलस, थायोऑक्सीडेंस, थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये सारे सारे अपने बैक्टीरिया क्या है, अपने डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा सूडोमोनास को। ठीक है, सूडोमोनास, थायोबेसिलस, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो स्पेशली अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन लॉस की वजह से कितना नाइट्रोजन का लॉस होता है, 60%। सेकंड आता है बच्चों जिसका नाम क्या है, लीचिंग। लीचिंग की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट डाटा तो यही है, किसकी वजह से अपने 8 to 14% अपने जो नाइट्रोजन है उसका लॉस होता है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर आर मोर प्रोन टू लीच ड्यू टू देयर हाई मोबाइल इन सॉइल, इट कैन लीड टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने लीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रेट फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा अपने क्या होता है, लीचिंग पाई जाती है। क्योंकि इसकी वजह से होता क्या, अपने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है। कुल मिला के ध्यान रखना, लीचिंग होती कौन से फर्टिलाइजर्स में है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में होती है। कौन से फर्टिलाइजर्स में होती है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर में। और कितनी होती है, 8 to 14% लीचिंग लॉस होता है। नेक्स्ट है, इसका नाम क्या है, वोलेटाइजेशन। वोलेटाइजेशन की वजह से बच्चों 1 to 4% लॉस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन लॉस थ्रू द वोलेटाइजेशन इज फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये किसके फॉर्म में होता है, अमोनिया, मतलब NH4 की फॉर्म में। इज कॉमन इन द एल्कलाइन सॉइल एंड अंडर द हाई टेम्परेचर कंडीशन। तो वोलेटाइजेशन लॉस होता है कितना, 1 से 4% होता है। मेनली अपने क्या होता है, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है वोलेटाइजेशन के रूप में। और कौन सी सॉइल में होता है, अपने मेनली एल्कलाइन सॉइल में होता है। कौन सी सॉइल में होता है, एल्कलाइन सॉइल में। जब अपने क्या होता है, एल्कलाइन सॉइल में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टाइम अपने वोलेटाइजेशन लॉस ज़्यादा होता है। तो 3 तरह का लॉस देखा, वोलेटाइजेशन उसके रूप में, किसके रूप में होगा, वोलेटाइजेशन के रूप में जो लॉस होगा वो मेनली होता है अमोनिया के रूप में। उसके बाद में अपन ने देखा लीचिंग लॉस, वो होता है किसकी वजह से, अपने नाइट्रेट फर्टिलाइजर में होता है। और होता कितना है, 8 to 14% होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था डीनाइट्रिफिकेशन लॉस, मेनली अपने के किसका होता है, अपने नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का होता है। ठीक है, और 60% लॉस होता है। नेक्स्ट बच्चों आती है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये देख लेते हैं अपन।
नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी राइस इज 30 to 40%। ये अपन बोल सकते हैं क्या, 50 to 60% इन अदर क्रॉप। ठीक है, तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है राइस में, वो कितनी होती है बच्चों, 30 से 40% होती है। ठीक है, और अदर क्रॉप में कितनी होती है अपने, 40 to 60% होती है। Avoid use of nitrate fertilizer in paddy field due to the high susceptibility of denitrification and leaching। हमारे को क्या नहीं करना होता है बच्चों, नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा हमने डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग लॉस होता है। इसकी वजह से हमारे को क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, राइस क्रॉप के अंदर हमारे को नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए। साथ में अपन क्या करेंगे, डी प्लेसमेंट करते हैं किसका, अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो नाइट्रेट का तो नहीं किया अपन ने, कौन से फर्टिलाइजर का यूज करते हैं अपन, अमोनिकल फर्टिलाइजर का। और अमोनिकल फर्टिलाइजर में भी बहुत बार पूछा जाता है कि राइस क्रॉप में कौन सा अपन अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट फेवरेट रहता है अपने आरपीएससी का, कि राइस क्रॉप में अपने कौन सा अपने फर्टिलाइजर काम में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा आपने कौन सा अमोनिकल फर्टिलाइजर काम में लिया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा अमोनियम फॉस्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट काम में लिया जाता है। और कहाँ पर यूज किया जाएगा ये, रिड्यूस जोन में। इट इज द मोर एफिशिएंट देन द सरफेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपने आता है यूज ऑफ नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर एंड द स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इम्प्रूव नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इन नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर का यूज कर सकते हैं, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जिससे अपने क्या होता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो ये अपने देखा बच्चों नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। एक बार वापस रिवीजन करते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो राइस में होती है वो कितनी है अपने, 30 to 40% है। हमारे को राइस के अंदर मेनली नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। तो किसका यूज करना चाहिए, हमारे को करना चाहिए अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। और स्पेशली इसके रूप में किसका यूज किया जाता है, अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। साथ में हम क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर्स का यूज करते हैं, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपनी क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे फिर से राइस क्रॉप। अब थोड़ी सी बची है, अब एक क्लास और लगेगी। ये सबसे बड़ा टॉपिक है अपना राइस का और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइस और वीट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो हमारे को इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है।